नासा और ईसा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी के मुकाबले काफी कम बजट एलोकेशन के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन तथा स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। चाहे बात अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह तक भेजने की हो या फिर एक ही साथ 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने की, इसरो वो कर दिखाया जो इससे पहले तक दुनिया की कोई और स्पेस एजेंसी नहीं कर सकी। मंगलयान मिशन की खास बात यह थी कि इसरो ने इसे बेहद ही कम पैसों में अंजाम दिया था। यह कितना सस्ता था, इसका अंदाजा आप केवल इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस मिशन की कुल लागत मात्र $4 मिलियन, जबकि लगभग उसी समय मंगल पर ही जाने के लिए नासा द्वारा छोड़े गए मैवेन स्पेसक्राफ्ट की लागत $600 मिलियन थी। हॉलीवुड की ग्रेविटी जैसी फिल्मों की लागत भी $100 मिलियन से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में इतने कम बजट में स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेज देना इसरो की एक बेहद बड़ी उपलब्धि थी। पर सवाल यह उठता है कि इसरो ने आखिर यह किया कैसे? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और जानेंगे कि हमारा इसरो आखिर मंगल ग्रह तक पहुंचा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेजने के लिए सबसे पहले उसे पृथ्वी के अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना होता है। स्पेसक्राफ्ट जितना ज्यादा भारी होता है, उसे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट की जरूरत होती है। उसके बाद हमें इंतजार करना पड़ता है एक परफेक्ट समय का। दरअसल पृथ्वी और मंगल अलग अलग स्पीड से अलग अलग ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए कभी वह एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं और कभी एक दूसरे के काफी पास। हर एक 6 महीनों के बाद वह समय आता है जब पृथ्वी तथा मंगल एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं। इस कारण किसी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से मंगल तक भेजने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट समय होता है, क्योंकि इस समय हम सबसे कम ईंधन का इस्तेमाल करके भी एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेज सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है स्पेसक्राफ्ट को वह पास तय करना जिसे फॉलो करके वह मंगल तक पहुंचेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी तथा मंगल दोनों अलग अलग स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए लॉन्च करते समय हम अपने स्पेसक्राफ्ट का टारगेट पोजीशन मंगल के उस समय के पोजीशन को नहीं रखते जहां वह आज है, बल्कि उसके उस पोजीशन को रखते हैं जहां कुछ महीनों के बाद होगा। इस खास तरह के ऑर्बिट को होम ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, इसे आप एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई हवाई जहाज को शूट करना जो तेज गति से हवा में उड़ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी करंट पोजीशन पर गोली चलाएंगे? जी नहीं, क्योंकि वह तेज गति से उड़ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब तक आपकी गोली उस तक पहुंचेगी वह काफी आगे निकल चुका होगा। इसीलिए इसे उड़ाने के लिए आपको उसके उस पोजीशन को टारगेट करना होगा जहां वह कुछ सेकंड बाद पहुंच जाएगा। बिल्कुल यही प्रिंसिपल हमें स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजने के समय भी फॉलो करते हैं। हमारे मंगलयान को लॉन्च किया गया था PSLV C-25 रॉकेट से, जो केवल 1300 किलोग्राम मैथ्स को ही सीधे जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम था। चूंकि मंगलयान का मास इससे कई ज्यादा 1337 किलोग्राम था, इसलिए नासा की तरह हम इसे सीधे मार्स ट्रांसफर प्रोजेक्टर पर नहीं भेज सकते थे। इसलिए यह तय हुआ कि सबसे पहले मंगलयान को पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजा जाएगा। उसके बाद मल्टी स्टेप ट्रांजिशन के जरिए इसके ऑर्बिट को लगातार बढ़ाया जाएगा और अंत में इसे मंगल के रास्ते पर भेज दिया जाएगा। आइए देखते हैं यह सब कैसे किया गया। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से मंगलयान को PSLV C-25 रॉकेट के जरिए पृथ्वी से लॉन्च कर दिया गया, जिसने इसे पृथ्वी के लोअर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में पहुंचा दिया। चूंकि यह एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, इसमें एक पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और दूसरा पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर होता है। जो पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है उसे पेरिजी कहा जाता है, जबकि जो पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर होता है उसे एपोजी कहा जाता है।
कोई सैटेलाइट जब एक बार इस ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो वह खुद ब खुद ही इस ऑर्बिट का चक्कर लगाने लगता है। इसके लिए उसे किसी एडिशनल एनर्जी या फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूर्य का निरंतर चक्कर लगाती है, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के। क्या इस ऑन ऑर्बिट में सैटेलाइट के चक्कर लगाने की स्पीड एक जैसी ही रहती है? जी नहीं, दरअसल इसकी स्पीड कम होती है जब यह पृथ्वी से दूर होता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है जब यह पृथ्वी के नजदीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जब यह नजदीक आ रहा होता है तब पृथ्वी की ग्रेविटी भी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण इसकी स्पीड पहले से बढ़ जाती है। इसलिए ऑन ऑर्बिट जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल होगा उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसरो ने इसका फायदा उठाया। मंगलयान जब पेरिजी पर होता था तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होती थी। इसीलिए इस पॉइंट पर जब इसके इंजन को चालू करके इसे हल्का पुश कर दिया जाता था तो यह पहले से कई ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता था, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रिकल ऑन ऑर्बिट पहले से ज्यादा बड़ा होता जाता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिकल ऑन ऑर्बिट होने का मतलब है कि जब यह पेरिजी पर आएगा तो इसकी स्पीड पहले से कई ज्यादा होगी। 5 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक इसरो ने 5 बार बिल्कुल यही प्रक्रिया दोहराकर इस इलेक्ट्रिकल ऑन ऑर्बिट को और आगे बढ़ाया, जिसके कारण मंगलयान की स्पीड बढ़ती गई। 5वीं बार जब उन्होंने यह प्रक्रिया दोहराई तो मंगलयान की स्पीड करीब 51 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी, जो कि पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी के काफी नजदीक था। चूंकि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसे पृथ्वी के स्फीयर ऑन ऑफ ग्रेविटी से निकालने के लिए जरूरत थी एक फाइनल पुश की। इसीलिए जब इसरो ने अगली बार इसका इंजन चालू किया तो यह पृथ्वी के स्पीड ऑन ऑफ ग्रेविटी से निकलकर ट्रांसमास प्रोजेक्ट में पहुंच गया। जिस रास्ते पर मंगलयान चल रहा था वह उसे कुछ महीनों बाद मंगल के ऑन ऑर्बिट में पहुंचाने वाला था। जब मंगलयान मंगल ग्रह के पास पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने इसको उल्टा करके इसके इंजन को चालू किया, जिससे इसकी स्पीड कम हो गई और 24 सितंबर 2014 को हमारा मंगलयान मंगल के ऑन ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच गया। मंगलयान के मंगल तक पहुंचते ही इसरो ने एक नया कीर्तिमान रच दिया था। भारत पहला ऐसा देश बन चुका था जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया था। मंगलयान की सराहना करते हुए हमारे पड़ोसी देश चीन ने भी इसे प्राइड ऑफ एशिया कहा था। मंगलयान ने हमें मंगल के वातावरण के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, जिसमें वहां मीथेन का पता लगाना अहम था। मंगलयान प्रोजेक्ट के बाद से इसरो ने अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है और गुजरते वक्त के साथ नई नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है, जिनमें चंद्रयान 3 भी शामिल है। दोस्तों, यह थी मेरी वीडियो इसरो के मंगलयान मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत।